अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर चैप्टर 10 तौरीस व इर्तिक़ा के अगले अहम सवालात, जो कि 3 मार्क के सवालात हैं। तो चलिए आइए चलते हैं सवालात की तरफ। तो यहाँ पर जेल के सवालात का 2 से 3 जुमलों में जवाब देना है, मतलब कि ये 3 मार्क के सवाल हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला सवाल दिया गया है, हम तरकीब आज़ा और मुशाबा आज़ा की मिसाल के साथ वजाहत कीजिए। हम तरकीब आज़ा जो मुश्तरक आबा व अजदाद के वारिस हैं, जिनकी बुनियादी साख्त तो एक जैसी होती है, लेकिन मुख्तलिफ फ़ुक्री जानवरों में ये मुख्तलिफ काम करने के लिए ढले होते हैं। तो यहाँ पर आपने हम तरकीब आज़ा का ये चीज़ याद रखनी, एक तो मुश्तरक आबा व अजदाद, ओके, और बुनियादी साख्त एक जैसी, लेकिन जो है इनके काम मुख्तलिफ काम करने के लिए ढले होते हैं, जैसे कि परिंदों में पर, हशरात में अगले बाजू वगैरह। यहाँ देखिए पेज नंबर 67 पर, ओके। तो ये सारे जो है हम तरकीब आज़ा हैं, ओके। हशरात यानी चिपकली वगैरह में रेंगने के लिए, ओके, और मेंढक में यही आज़ू जो है कूदने के लिए इस्तेमाल होता है, और चिड़िया के जो है पर उड़ने के लिए, और इंसान के अगले बाजू यानी हाथ मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे हम तरकीब आज़ा हैं, इनकी बुनियादी साख्त एक जैसी है, देखिए, ओके, और लेकिन इनके काम जो है अलग अलग है। जैसे कि बहुत सारे मुख्तलिफ काम हाथों के ज़रिए किए जाते हैं, पैरों के ज़रिए उड़ना, कूदना और रेंगना वगैरह। तो अलग अलग काम किए जाते हैं अलग अलग मुख्तलिफ फ़ुक्री जानवरों की ज़िंदगी में, ओके। तो उसके बाद है मुशाबाज़ा। मुशाबाज़ा जो मुख्तलिफ ज़राए से शुरू होते हैं, मुश्तरक आबा व अजदाद नहीं, मुख्तलिफ ज़राए, ओके, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए से शुरू होते हैं, लेकिन उनके काम क्या हैं, एक जैसे हैं। मतलब ये कि उनकी बुनियादी साख्त एक जैसी नहीं है, लेकिन उनके काम एक जैसे हैं। जैसे कि कीड़ों के पर, परिंदों के पर और चमगादड़ के पर वगैरह। ये सारे पर हैं, ये जो है उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कीड़ों के पर किस तरह के होते हैं, और जैसे कि मच्छर और तितली के पर होते हैं और परिंदों के पर होते हैं। इनका जो है बुनियादी साख्त बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। कीड़ों के पर में हड्डियाँ नहीं पाई जाती, जबकि परिंदों के परों में पाई जाती है। और इसमें जो है परिंदों के परों में जो है उसके ऊपर हड्डियों के ऊपर जो है जिल्द और जो बाकी मतलब पूरा जो है पंख से जो है घिरे हुए रहते हैं। परिंदों के पर कवर रहते हैं पूरा पंख से, और लेकिन कीड़ों के पर ऐसे नहीं है, बहुत ही पतले होते हैं, और उसमें सिर्फ जो है नर्व्स, उनकी जो है नर्व्स रहती है, ओके। तो कीड़ों के पर और परिंदों के पर जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है बुनियादी तौर पर, लेकिन उनके काम एक जैसे हैं, ऐसे अज़ा को हम कहते हैं मुशाबा अज़ा, क्योंकि उनके काम एक जैसे हैं और किसी हद तक देखने में एक जैसे लगते हैं। तो ये हो गया हम तरकीब अज़ा और मुशाबा अज़ा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अक्सर पूछा जाता है, ओके। तो उसके बाद अगला सवाल है इक्तिसाबी औसाफ और तौरीस औसाफ में फ़र्क वाज़ह कीजिए। तो इक्तिसाबी औसाफ ये वो औसाफ हैं, ये औसाफ यानी वो खुसूसियात हैं जो अज़विये की ज़िंदगी में मख़सूस सूरत हाल की वजह से आई तब्दीलियों का नतीजा हैं, ओके। जैसा कि मैं इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। समझो कि एक पेंटर है, अच्छी तरह से पेंटिंग करता है। तो ये क्या है, उसका जो है वो पेंटिंग, कैलीग्राफी वगैरह बहुत अच्छी तरह से करता है। तो ये क्या है, ये उसकी ज़िंदगी में एक मख़सूस सूरत हाल, उसकी मशगूलियत, उसकी काबिलियतों और उसकी जो है उसका जो भी दिलचस्पियाँ होती है, उसकी वजह से ये तब्दीलियाँ आती है कि वो अच्छी पेंटिंग कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसकी तरह अच्छी पेंटिंग उसके औलाद भी करे, ऐसा नहीं होता है। ये इक्तिसाबी तौसीफ़ है, मतलब ये कि इक्तिसाबी औसाफ है, मतलब ये कि ये हासिल किए गए औसाफ हैं, ज़िंदगी में
हासिल किए गए अवसाफ, ये जो है इर्तिका में रहनुमाई नहीं करते। किसी अज़विये का जो है भूख और फाकों की वजह से कम वज़न हो जाना, ये भी इक्तिसाबी औसाफ है। अगर कोई अज़विया भूख और फाकों की वजह से कम वज़न हो गया तो ज़रूरी नहीं कि उसकी औलाद भी कम वज़न हो, ऐसा नहीं होता है। माँ बाप दुबले पतले हों तो औलाद दुबली पतली होना ज़रूरी नहीं है। अगर उसमें से कुछ तौरीसी मसाइल है तो वो अलग बात है, लेकिन इक्तिसाबी तौर पर अगर माँ बाप कम वज़न है तो उसकी औलाद जो है कम वज़न होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो है इक्तिसाबी वस्फ़ में आता है। तो इक्तिसाबी औसाफ क्या हैं? वो ख़ुसूसियात जो ज़िंदगी में किसी अज़विये की सूरत हाल की वजह से तब्दीलियाँ जो आती है उसमें। और ये जो है ये वो औसाफ हैं वो ख़ुसूसियात हैं जो वालिदैन से अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं। वालिदैन से अगली नस्ल में जो भी ख़ुसूसियात मुंतकिल होते हैं ना, जैसे कि आँखों का या बालों का रंग, नाखून का शेप, या फिर उंगलियां किस तरह से होनी चाहिए, ओके, ये सारी चीज़ें जो है क्या है, तौरीसी औसाफ हैं जो कि वालिदैन से अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं और ये इर्तिका में मददगार होते हैं। एक और चीज़ इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा नहीं है मैंने, लेकिन बताना चाहती हूँ कि ये जो है सोमेटिक तग़य्युरात होते हैं। इक्तिसाबी तौसीफ़ जो है या फिर इक्तिसाबी औसाफ, ये क्या है, ये जो है सोमेटिक खुलियों में होने वाली तब्दीलियाँ हैं, सोमेटिक खुलियों में, और ये जो है जेनेटिक खुलियों में, ये आपने याद रखना है। ये सोमेटिक खुलियों में तब्दीली, यानी कि गैर तौलीदी खुलिये जो होते हैं ना बाकी, तो उसमें तब्दीलियों की वजह से होता है। और ये जो है जेनेटिक खुलियों में तब्दीली, जेनेटिक खुलियों में तब्दीली की वजह से होता है। तो जेनेटिक खुलियों में तब्दीली होने की वजह से यह औसाफ जो है अगली नस्ल में चले जाते हैं। लेकिन सोमेटिक खुलियों में अगर कोई तब्दीली हुई तो वो औसाफ अगली नस्ल में नहीं मुंतकिल हो पाते। तो ये हो गया इक्तिसाबी और तौरीसी औसाफ। इसके बाद है इंसानों में आदाद शुमार के हिसाब से नर या मादा बच्चे के मौक़े 50% है, 50%। वजह बताइए और खाके के ज़रिए वजाहत कीजिए। तो यही सवाल जो है आपकी बुक में इस तरीके से दिया गया है। देखिए पेज नंबर 75। देखिए, पैदा होने वाले बच्चे में किस तरह नर और मादा दोनों की बराबर जीनी हिस्सेदारी होती है। तो बराबर मतलब 50% 50%, ओके। तो इस तरह से पैदा होने वाले बच्चे में किस तरह नर और मादा यानी दोनों वालिदैन की बराबर जीनी हिस्सेदारी होती है, किस तरह से। तो ये सवाल, इसका जवाब जो है आपने इस तरह से लिखना है। एक बच्चा जो अपने वालिद से एक्स क्रोमोसोम हासिल करता है वो लड़की होगी, यानी उसका जो है जीनी हिस्सेदारी उसकी वालिद की तरफ से एक्स क्रोमोसोम हासिल हुआ है तो XX होगा, यानी वो लड़की होगी। और जो बच्चा अपने वालिद से Y क्रोमोसोम हासिल करता है तो वो लड़का होगा, XY। चूँकि बच्चे की जिन्स का तयन इस बात पर मुनहसर है
क्योंकि वो अपने वालिद से एक्स क्रोमोसोम हासिल करता है या वाई हासिल करता है, लिहाजा नर या मादा बच्चा पैदा होने के मौके 50% होते हैं। ओके तो या फिर अगर यहाँ पर 50% आपने नहीं लिखना, उस तरीके से लिखना है बच्चा पैदा होने में नर किस तरह नर और मादा की दोनों की बराबर जीनी हिस्सेदारी होती है, तो आखिर में जो है इसके हिसाब से ये जुमला आएगा, लिहाजा नर और मादा दोनों की बराबर जीनी बच्चा पैदा होने वाले बच्चे में नर और मादा दोनों की बराबर जीनी हिस्सेदारी होगी। तो आपको याद रखना है कि जिस तरह से सवाल पूछा जाए आपने अपने जवाब को उसी तरह से जो है मॉडिफाई कर देना है, उसी तरह से जो है थोड़ा से रद्दोबदल करके लिखना है आपने। ओके सवाल जवाब वही होता है, बस आपने थोड़ा सा अल्फाज आप अगर इधर उधर करोगे तो पूरा सही हो जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है इसका खाका भी पूछा गया है, तो खाका इस तरह से आएगा, नर जो कि बाप होता है और मादा जो कि माँ होती है। तो ये जो है वालिदैन है एक्स वाई नर और माँ जो है एक्स एक्स। ओके तो इनसे हासिल होने वाले ज़वाजे हम ऐसे लिखते हैं एक्स वाई एक्स वाई। ओके तो जब एक्स माँ की तरफ से तो हमेशा एक्स ही आएगा, दोनों बार माँ की तरफ से एक्स होगा और वालिद की तरफ से भी एक्स होगा तो वो लड़की होती है, और माँ की तरफ से तो एक्स ही होता है राइट, लेकिन वालिद की तरफ से अगर वाई होगा तो वो लड़का होता है। फिर इस एक्स ज़वाजे का अगर इस एक्स ज़वाजे से इख्तिलात हो जाए तो ये लड़की होगी, एक्स वाई लड़का। तो क्या है, लड़की लड़की लड़का लड़का हो गया ना 50%, आधे लड़कियां आधे लड़के। तो मौके जो है चांसेस क्या है 50% रहते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वालिद की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आता है या वाई क्रोमोसोम आता है। ओके तो ये हो गया। उसके बाद जो है 4 मार्क के सवालात। तो 4 मार्क के सवालात में सबसे पहले दिया गया है सवाल, मेंडल के एक नस्ली क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बुनियाद पर गालिब और मगलूब के कानून की वजाहत कीजिए। तो मेंडल का जो एक नस्ली क्रॉस है उसमें जो है मेंडल ने क्या किया था, 2 पौधे लिए थे, एक लंबा पौधा बोना पौधा। तो लंबे पौधे का जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी था, और ये जो बोना पौधा उसका जो जीनोटाइप था स्मॉल टी, ये है वालिदैन। ओके उसके बाद इनके अलील्स, ओके अलील के बाद इनकी जो है F1 नस्ल में क्या हासिल होता है, ये जो है मतलब आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये अलील्स को जो है आप सर्कल्स डाल के, ओके जिस तरह हमने यहाँ पर क्रॉस किया है ना उसी तरह से आप यहाँ पर भी क्रॉस कर सकते हो। ओके यहाँ पर मैंने नहीं किया, मैं आपको इस तरफ दिखाती हूँ। ओके आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो एक नज़र देखिए, यहाँ पर हमारे पास अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, उसके बाद जो है इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से क्रॉस, उसके बाद इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से इसका इससे, तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में आया यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब जो भी पौधे बने वो सारे के सारे लंबे पौधे थे। ओके सारे के सारे लंबे पौधे। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये इसलिए ज़रूरी नहीं था कि जो भी पौधे बनते हैं लंबे ही बनते हैं, और सबका जो है जीनोटाइप भी सेम ही आता है, फिनोटाइप तो सेम, अगर कैपिटल टी एक बार आ गया तो पूरे लंबा ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जीनोटाइप भी सेम ही है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल स्मॉल इस तरह से ही है गालिब मगलूब। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं कि ये किया जाए, बस आप इस तरह से दिखा सकते हो। ये F1 नस्ल है। उसके बाद जो है F1 ज़वाजों में अगर ख़ुद ज़ेरगी की जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इनमें जो है अगर ख़ुद ज़ेरगी की जाए तो इसके जो है ज़वाजा भी यहाँ पर देखिए, ओके, और इनके क्रॉस से, यहाँ क्रॉस से कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस तरीके से आपने ये लिखना है। तो कितने हो गए लंबे पौधे? 1 2 3, 3 लंबे पौधे और बोना पौधा 1। तो इसकी जो है निस्बत क्या आती है? 3:1। ओके, 3:1। तो इस वजाहत में जो है दोनों कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों टाइप के पौधे जो है क्या है? लंबे पौधे हैं, जबकि स्मॉल टी क्या है? बोना पौधा है। दूसरे लफ्ज़ों में टी की अलील यानी कैपिटल टी की जो अलील होती है, अकेली नकल जो है पौधे को लंबा बनाने के लिए काफ़ी होती है, जबकि पौधे को बोना बनाने के लिए दोनों नकलों का स्मॉल टी होना ज़रूरी है। तो कैपिटल टी जैसी जो भी सिफात होती हैं उसको हम गालिब सिफात कहते हैं, और स्मॉल टी जैसी जो भी सिफात होती हैं उसको हम मगलूब सिफात कहते हैं। तो ये है गालिब और मगलूब, क्योंकि गालिब मतलब कवर करना, ये है ना अपनी मौजूदगी में इसको कवर कर रहा है, तो ये गालिब आ रहा है, और ये बेचारा मगलूब हो रहा है इसकी मौजूदगी में, ये नज़र नहीं आ रहा है ना, लंबापन नज़र आ रहा है, बोनापन नज़र नहीं आ रहा है, तो इस वजह से ये मगलूब है और ये गालिब है। ओके, ये बात यहाँ पर सिर्फ टी के लिए नहीं आती, चाहे कोई भी जैसे कि गोल बीज और झुर्रीदार बीज में गोल बीज क्या होता है? गालिब सिफत है, और झुर्रीदार बीज जो है मगलूब सिफत है। इस तरह से बहुत से आपने क्लास की टीचिंग के दौरान भी आपने देखे होंगे, और जब मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी लेसन तो उसमें भी आएगा इंशाल्लाह मिसालें। ओके, तो अगला सवाल, मेंडल के 3 कवानीन लिखिए। तो मेंडल के कवानीन कौन कौन से हैं? गालिब खुसूसियात का कानून, अलहदगी का उसूल और आज़ाद अलहदगी का उसूल या फिर आज़ाद तरसील का उसूल। ये 3 कवानीन हैं मेंडल के। तो इसकी बेस पर जो है, इन कवानीन की बेस पर जो है मेंडल ने सारे तजुर्बात किए थे। तो यहाँ पर जो है मेंडल का पहला कानून जो कि गालिब खुसूसियात का कानून है, क्या कहता है कि जब 2 गैर यकसा खुसूसियात के अवामिल एक ही अज़विये में मौजूद हों तो उनमें से सिर्फ एक ही अपनी खुसूसियात को ज़ाहिर करता है और दूसरा बिना ज़ाहिर हुए रह जाता है। जैसे कि अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी दो, अभी ये क्या है? लंबेपन के खुसूसियात ज़ाहिर करता है और ये बोनेपन के खुसूसियात। जब 2 गैर यकसा खुसूसियात के अवामिल, ये क्या है? फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं, ओके, एक ही अज़विये में मौजूद होते हैं तो उनमें से सिर्फ एक अपनी खुसूसियत को ज़ाहिर करेगा और दूसरा ज़ाहिर किए बिना वैसे ही रह जाता है। ये जो है गालिब खुसूसियात का कानून है। ओके, नेक्स्ट क्या है? अलहदगी का उसूल। एक खुसूसियत के 2 अवामिल, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 अवामिल हो गए ना, तो ज़वाजों के बनने के दौरान अलहदा हो जाते हैं। जब ज़वाजे बनते हैं तो ये कैपिटल टी अलग ज़वाजा बनाता है और स्मॉल टी अलग ज़वाजा बनाता है। ओके, अलहदा हो जाते हैं और हर ज़वाजा उस खुसूसियात के लिए सिर्फ एक मौरूसी अमल को हासिल करता है। क्या है कि ये जो है मतलब 2 अवामिल बनने के, ये जो ज़वाजे बनने के दौरान अलहदा हो ही जाते हैं, और ये जो हर ज़वाजा है ना अपनी खुसूसियात को आगे बढ़ाने के लिए एक अपना जो मतलब इसका लंबेपन के खुसूसियात को मौरूसी अमल को हासिल करता है, और ये जो है बोनेपन की मौरूसी अमल को हासिल करता है ताकि ये अगली नस्ल तक ले जाएं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड कानून है, तीसरा कानून आज़ाद तरसील का कानून। बेहतर है आप तरसील का कानून कहें इसको, ओके, आज़ाद तरसील का कानून या फिर आज़ाद अलहदगी का कानून, कोई बात नहीं। तो आज़ाद अलहदगी का उसूल या फिर आज़ाद तरसील का उसूल, तो यहाँ पर क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा तकाबुली औसाफ जब होते हैं ना, जैसे कि लंबा और झुर्रीदार गोल बीज राउंड, ओके, और फिर बोना और झुर्रीदार बीज,
तो ये दो जब कैरेक्टर्स आ जाते हैं ना, तो दो या दो से ज़्यादा तकाबले औसाफ की तौरीस में इस तरह वरासत होती है कि तकाबले औसाफ की एक जोड़ी तकाबले औसाफ की दूसरी जोड़ी से बिल्कुल आज़ाद होती है। तो यहाँ पर एक जोड़ी जो है इसको ये जो है मिक्स नहीं करते, ये आगे जाके इस यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है बोना और झुर्रीदार बीज के साथ और लंबा गोल बीज के साथ यहाँ पर मौजूद है। जब ये ज़वाजे बनाते हैं तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग ऐसे बनेगा। ये दो खुसूसियात जो है मिक्स नहीं होती हैं। ये क्या होता है कि एक जोड़ी तकाबले औसाफ की एक जोड़ी जो है दूसरी जोड़ी से बिल्कुल आज़ाद होती है, इससे कॉन्ट्रास्ट नहीं करते वो, मतलब मिक्स नहीं हो पाते या फिर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते वो। ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, इसका काम सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं, इसका काम सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं, इस तरीके से। ओके, तो आपने ये कानून जो है कवानीन आपकी बुक में एज इट इज़ नहीं दिए गए हैं, बल्कि सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने ये कानून यहाँ से देखकर ये तीनों कानून जो है अच्छी तरह से लिख कर याद करके इसको दोहराना है आपने। ओके, तो इसके बाद जो है मेंडल के दो नस्ली क्रॉस की चेकर बोर्ड के साथ वजाहत कीजिए। तो दो नस्ली क्रॉस मतलब दो यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस दो तकाबले खुसूसियात को लिया गया है। तो लंबा पौधा गोल बीज के साथ कैपिटल टी कैपिटल आर और बोना पौधा झुर्रीदार बीज के साथ स्मॉल टी स्मॉल आर, ये दोनों मगलूब सिफात या गालिब सिफात। तो ज़वाजे जो बनते हैं कैपिटल टी इसका और कैपिटल आर इसका, और जो है यहाँ पर स्मॉल टी इसका स्मॉल आर इसका। और जो भी एफएन नस्ल होती है उसमें जो है पूरे लंबे पौधे, ओके, लंबे पौधे गोल बीज के साथ। तो यफुन नस्ल में पूरे पौधे लंबे होंगे और पूरे पौधे जो है गोल बीज के साथ होंगे। जब यफुन नस्ल में खुद ज़ेरगी कराई जाती है तो क्या होगा? जब खुद ज़ेरगी कराई जाती है तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर ये ज़वाजा और कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये पूरे जो है मुख्तलिफ ज़वाजे इस तरफ भी लेने हैं हमने, इस तरफ भी लेने हैं, और जो है हर ज़वाजे का क्रॉस करने के बाद यहाँ पर देखिए इन दोनों के क्रॉस के बाद जो हमको हासिल होता है हमने पहले यहाँ लिखना है, इन दोनों के क्रॉस के बाद ऐसे हर चीज़ हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखनी है। ओके, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। याद रखिए पहले अगर किसी भी क्रॉस में कैपिटल है तो कैपिटल की मौजूदगी में हम स्मॉल को पहले नहीं लिखते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर आगे देखिए कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी पहले है, राइट, लेकिन हम यहाँ पर कैपिटल टी मौजूद है तो यहाँ जो है लिखा जाएगा कैपिटल टी ही पहले। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इस तरीके से आपने सारा क्रॉस करना है। ओके, और इसके बाद जो है मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल आर ये सारे जो है लंबा गोल लंबा गोल लंबा गोल लंबा गोल, देखिए तो यहाँ पर है ना एक ट्रायंगल सा बन जाता है, देखिए है ना। तो जितने पौधे लंबे और गोल हैं वो जो है इस ट्रायंगल में ही आएंगे। ओके, और जितने पौधे लंबे और झुर्रीदार बीज वाले हैं, दोनों स्मॉल आ रहा है तो श्योरली वो झुर्रीदार बीज वाला होगा। तो ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस पर आते हैं इस तरह से, लंबा झुर्रीदार लंबा झुर्रीदार लंबा झुर्रीदार। ओके, उसके बाद बोना और गोल बीज वाले इस तरीके से, और लास्ट में जो एक कोना बचता है वहाँ पर पाया जाता है बोना और झुर्रीदार बीज वाले। तो टोटल हमारे पास जो है 9 लंबे पौधे हैं जो गोल बीज के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लंबा गोल, लंबे झुर्रीदार जो है 1 2 3 हैं,
और बोना गोल जो है 1 2 3, और बोना पौधा झुर्रीदार बीज के साथ सिर्फ एक पाया गया। तो जीनोटाइप तनासुब इसका क्या है? 9:3:3:1। सॉरी, ये फिनोटाइप तनासुब है। ओके, ज़ाहिरी तनासुब ना, जीनोटाइप तनासुब नहीं पूछा गया है तो वो जनरली पूछा भी नहीं जाता। ओके, बहुत कम पूछा जाता है। तो अगर जीनोटाइप तनासुब पूछा जाए तो हमने देखना है कि कौन सा कितना, मतलब अभी देखो कैपिटल T कैपिटल R ये एक ही है, ये इस तरीके का 1 2 और ये 2 ये 2 ये 3 है। ओके, तो ज़्यादातर डायहाइब्रिड क्रॉस में नहीं पूछा जाता है, तो मैंने गलती से यहाँ पर जीनोटाइप लिखा था। ओके, और फिनोटाइप तनासुब है 9:3:3:1। ये 1 मार्क के लिए भी पूछा जाता है कि मेंडल के 2 नस्ली क्रॉस का जो है तनासुब क्या है। तो 9:3:3:1 आपने याद रखना है। आप जब इसको करते हो तो यही तनासुब आपको मिलना चाहिए, वरना आपका जो है चेकर बोर्ड में कहीं ना कहीं आपने गलती की हुई है। ओके, तो ये हो गया मेंडल का 2 नस्ली क्रॉस का चेकर बोर्ड। ये जो है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के साथ, मुख्तलिफ तकाबुली खसूसियात के साथ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक जो है आपके ये सवालात तौरीस और इर्तिक़ा के सवालात ख़त्म हुए। इसके बाद जो है आपने अपनी किताब के सवालात पर भी ध्यान देना है। ओके, जैसे कि हाँ, ये सवाल मैंने कहा ना कि ये बार बार पूछा जाता है। और इर्तिक़ाई ताल्लुक़ात के तयन में फ़ाज़िल की अहमियत पूछी जाती है अक्सर। हाँ, हमज़ाद और मुशाबाजु, हम तरकीब और मुशाबाजु। ओके, हमज़ाद दिया गया है सेम। ओके, इर्तिक़ा और दर्जाबंदी किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये सारे सवालात जो हैं बहुत बार रिपीट होते हैं। ओके, और इसके अलावा जो भी सवालात हैं, हाँ, ये फ़ाज़िल क्या हैं, ये इर्तिक़ा के अमल के बारे में क्या बताते हैं, ये तो वहाँ पर पूछा गया है। तो आपने जो है अपनी किताब को नहीं छोड़ना है, यहाँ पर जो है अपनी किताब को साथ लेकर आपने पढ़ाई करनी है। जो भी है आपके सवालात जो है आपकी किताब से ही आते हैं, तो आप अपनी किताब में परफेक्ट रहोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे, समझोगे और याद रखोगे तो कोई बात नहीं, आप जो है आसानी से स्कोर कर सकोगे इंशाल्लाह। इस बार होप कि आपका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आप घर बैठकर बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। तो इंशाल्लाह जो है यहाँ पर अब हमारा जो है बायोलॉजी का पूरा पोर्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला जो है फ़िज़िक्स का पोर्शन है, उसके जो है 1 बाय 1 लेसन वाइज हम सवालात एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए आपको देखते रहना है, वेट करना है अगले वीडियो के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।